हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 नागरिक शास्त्र 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए नागरिक शास्त्र के 11 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं, जो चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक है। यानी चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक पार्ट 1 का वीडियो है और ये बोर्ड परीक्षा में 100% पक्का यही आएगा जो आज के इस वीडियो में हम लघु उत्तरीय प्रश्न आपको बताने वाले हूँ। ये नहीं है कि प्रश्न सहित मैं उत्तर ना बताऊं, आज की इस वीडियो में मैं प्रश्न भी बताऊंगा और उसका उत्तर भी देने वाला हूं। और चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक पूरे बुक का निचोड़ है स्टूडेंट, और 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि कलेक्ट हुए हैं चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक। ठीक है, चुनिंदा क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास कम से कम 2 लोगों के पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि द्विध्रुवीय विश्व का क्या अर्थ है, समझाइए। सबसे पहला परिभाषा पूछा गया है स्टूडेंट कि द्विध्रुवीय विश्व का अर्थ क्या है, परिभाषा इसका दीजिए, समझाइए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगा, यानी पूरे आंसर का निचोड़ के साथ में आपको इसका आंसर देने वाला हूँ। तो कॉपी में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एक महत्वपूर्ण घटना ये घटी कि अधिकांश महाशक्तियां कमजोर हो गई और महाशक्ति के रूप में केवल अमेरिका और रूस ही बचे। इस प्रकार युद्ध के दौरान शक्ति का एक नया ढांचा विश्व स्तर पर उभरा, जिसमें केवल 2 ही महाशक्तियां थीं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावशाली थीं। ये शक्तियां थीं सोवियत रूस और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या राज्य अमेरिका। एक अंग्रेजी इतिहासकार टाइनबी, यहाँ पर देखिए, एक अंग्रेजी जो इतिहासकार थी वो टाइनबी ने 2 गुटों, ब्लॉक या कैंप में विभाजित विश्व को द्विध्रुवीय विश्व का नाम दिया था। ये जो नाम दिया था भैया, ये किन्होंने दिया था, ये नाम इन्होंने दिया था, ये टाइनबी। देखिए, थोड़ा अक्षर आपको क्या है छोटा दिख रहा होगा, लेकिन प्लीज़ आप इसको क्या है थोड़ा बड़े करके लिखिए, यानी आप क्या है रोटेट कर लीजिए फ़ोन को। ठीक है, तब आपको ज़्यादा से समझ में आएगा क्वेश्चंस को। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चंस को आप लोग लिखना चाहते हैं क्वेश्चन के आंसर को तो लिख लीजिएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन बैंक और बुक में इसका आंसर बहुत बड़े में होता है। हमें उतने में देने की आवश्यकता नहीं है, जितने में प्रश्न का उत्तर होता है, जितने में हमें नंबर दिया था। कहा नहीं गया स्टूडेंट कि जिस प्रकार से काम उस प्रकार से दाम। ठीक है, तो जिस प्रकार से दाम दिया जाएगा उस प्रकार से काम भी होगा। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 50 शब्दों में देना है, और आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 100 से 125 शब्दों में देना है। ठीक है, मॉडल पेपर वाले वीडियो देखे होंगे, आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं हमारे, जानते होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के क्या उद्देश्य हैं। देखिए, पॉइंट के थ्रू बताया गया है, मैं पूरी डिटेल के साथ में ये वीडियो बना रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मेहनत लग रहा है। ठीक है, देखिए, क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। निम्नलिखित उद्देश्य हैं यानी पॉइंट के थ्रू बताया गया है। देखिए, सबसे पहला है पॉइंट, क्षेत्रीय संगठन के द्वारा आर्थिक विकास में वृद्धि करके सामाजिक, देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक विकास प्राप्त करना। देखिए, यहाँ पर सामाजिक सही से नहीं लिखा है। ठीक है, एक और हो जाएगा मात्रा। तो क्षेत्रीय संगठनों के द्वारा आर्थिक विकास में वृद्धि करके सामाजिक और सांस्कृतिक विकास प्राप्त करना, ये सबसे पहला पॉइंट है इसका उद्देश्य का। ठीक है, देखिए दूसरा पॉइंट देख लीजिए। यहाँ पर क्षेत्रीय संगठन के माध्यम से कानून के शासन की स्थापना करके क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है इसमें उद्देश्य के। तीसरा पॉइंट देखिए, विभिन्न क्षेत्रीय देशों को एक मंच प्रदान करना। चौथा पॉइंट है क्षेत्रीय विवादों को निपटाने के लिए बनी व्यवस्था में बदलाव लाना। पांचवा पॉइंट है सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना। 6 नंबर पॉइंट है शेष क्षेत्रीय संगठन व संयुक्त राष्ट्र संघ को साथ लेकर कार्य करना, सहमति द्वारा विवाद को निपटाने का प्रयास करना। ठीक है, ये भी पॉइंट हो गया इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 7 नंबर। देखिए, सभी देशों को आत्मनिर्भरता के माध्यम से सहयोग करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, तो ये सभी जो क्वेश्चन है आपका क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य क्या है इसके बारे में बताया गया है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, थोड़े बड़े में आप लोगों को लग रहा होगा इसका आंसर, लेकिन है नहीं,
मैंने कॉपी वाला वीडियो जो मैंने बताया कि कॉपी कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, मैंने ये जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है उसका आंसर मैंने उसमें बताया कि किस तरह से आपको लिखना है और कितने शब्दों में लिखना है, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप राइटिंग से कैसे लिखना है। वीडियो देख लीजिएगा कॉपी वाला कि बोर्ड एग्जाम में नागरिक शास्त्र की कॉपी कैसे लिखते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 3 नंबर। यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से, यहाँ पर देखिए किन कर्म से लिखा है, लेकिन यही कंप्यूटर में गड़बड़ी हो जाता है तो बहुत गुस्सा आता है, आप लोग भी को गुस्सा आ रहा होगा। देखिए 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी, ठीक है। ये कर्म जो है इसको हटा दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको इसको इग्नोर कर देता हूँ। देखिए जो ये आपका क्या है, हाँ ये देखिए जो आपका कर्म है, जो आपका कर्म है इसको हटाकर कारण कर दीजिए, ठीक है। किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी, तो चलिए बात कर लेते हैं इसके ऊपर। उत्तर देखिए 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार निम्नलिखित कारणों से लोकप्रिय हुई, ठीक है। यानी कुछ पॉइंट थे जो कि आपको आंसर के साथ बताना रहेगा। देखिए पॉइंट समझ लिए। सबसे पहला पॉइंट है इस समय सामाजिक मुद्दे प्रमुखता से लिए गए, ठीक है। दूसरा है इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार किया और जोतबंदी कानूनों को सुधारने के लिए प्रचार किया, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर तीसरा पॉइंट होना चाहिए, यहाँ पर देखिए पूर्वी पाकिस्तान संकट और भारत पाक युद्ध से बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह स्थापित करने के कार्य ने भी इंदिरा गांधी को लोकप्रियता में इजाफा हुआ, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर 4 नंबर पॉइंट होना चाहिए, लेकिन कंप्यूटर्स में गड़बड़ी हो जाता है तो इसीलिए बहुत गुस्सा आता है स्टूडेंट। आप लोगों को भी आ रहा होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं आपको पूरा समझाता हुआ चलता हूँ कि ये इसमें गलतियाँ हुई हैं, ठीक है। गलतियाँ क्या कहाँ पर हुई हैं, शब्दों में गलतियाँ नहीं है, सिर्फ नंबरिंग में गलतियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 नंबर पॉइंट है, 5 नंबर नहीं 4 नंबर पॉइंट होना चाहिए, लेकिन 5 नंबर पढ़ लीजिए। उन्होंने अपनी पार्टी की स्थिति को मजबूत बनाए रखा और दूसरी राजनीतिक पार्टियों पर निर्भरता कम कर दी तथा दिसंबर 1970 में लोकसभा भंग करने का प्रस्ताव भी रखा, ठीक है स्टूडेंट। 1975 में एक प्रकार से आपातकाल लागू हुआ। 25 जून 1975 में उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ही थी, ठीक है। 6 नंबर पॉइंट देखिए यहाँ पर, ये देखिए 6 नंबर पॉइंट है कि कांग्रेस विभिन्न सामाजिक वर्गों के मध्य लोकप्रिय हो गई और इसने दोबारा अपनी प्रभुत्ता को स्थापित कर लिया था, ठीक है। 7 नंबर पॉइंट है कि इंदिरा गांधी की सरकार को सिर्फ गरीबों व साधनहीनों के रक्षक के रूप में ही स्वीकार नहीं किया गया, बल्कि एक मजबूत सरकार के रूप में भी स्वीकार किया गया। अब देखिए प्रेजेंट टाइम में कांग्रेस का हाल क्या है। अब समय तो इस समय भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है, लेकिन पहले 1970 और 75 यानी तक कांग्रेस का दबदबा था, ठीक है स्टूडेंट। चुनाव के मामले में इंदिरा गांधी जी काफ़ी पावरफुल लेडी थी भारत की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 4 नंबर। यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन से स्टूडेंट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे पक्ष में अपना तर्क दीजिए। सदस्यता के दावे के पक्ष में अपना तर्क दीजिए, ठीक है। इसका उत्तर देख लेते हैं। भारत के नागरिक के रूप में मेरा मानना है कि भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए। स्थायी सदस्यता के लिए प्रमुख तर्क निम्नवत है, यानी कुछ पॉइंट के थ्रू बताया गया स्टूडेंट, और इसी तरीके से पॉइंट से सारे क्वेश्चन का आंसर एग्जामिनर को संतुष्ट कराना होगा। आंसर लिखकर उसको संतुष्ट कराना है कि भैया जो मैंने राइट आंसर दिया वो सही है। मान लीजिए कि आपको प्रश्न का उत्तर नहीं पता है, आपको कॉपी लिखने का तरीका मालूम है और आप बनाकर भी क्वेश्चन से लिख सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक प्रकार से हेल्पफुल रहेगा। आप हर एक सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। तो इसमें पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या है, ये देखिए भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के शुरुआती सदस्यों में से एक है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की निधि में भारत का निश्चित आर्थिक योगदान है। और तीसरा पॉइंट इसमें भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के अनेक शांति कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट होगा। अगला पॉइंट देखिए 4 नंबर, ठीक है। ये देखिए भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों, उद्देश्यों और कार्यों में पूरा विश्वास करता है। इसीलिए भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णयों की उपेक्षा या उल्लंघन नहीं करता, चाहे वो कश्मीर का प्रश्न ही क्यों ना हो। चाहे वो क्या है, कश्मीर का क्या एक प्रकार से प्रश्न ही क्यों ना हो स्टूडेंट, ठीक है। अगला देखिए 5 नंबर यहाँ पर, भारत विश्व का सबसे विशाल लोकतांत्रिक देश है। विश्व का भैया भारत सबसे विशाल लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। अगला देखिए 6 नंबर पॉइंट,
भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति अभियानों के लिए कई बार अपनी सेना भेजी, जिनमें कोरिया, मिस्र, कांगो आदि प्रमुख हैं। ठीक है स्टूडेंट, यदि शांति प्रस्ताव के लिए भैया कि युद्ध ना करो, हमारा लोग का एक वही चल रहा है स्टूडेंट। G20 अभी समिट हुआ था, ठीक है, दिल्ली में हुआ था स्टूडेंट G20 समिट। आप लोग बताइए किस तारीख को हुआ था और कितने देशों ने भाग लिया था। क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट, इस बार कंफर्म है। ठीक है, G20 समिट में जो एक हमारा थीम था वसुदेव कुटुंबकम। क्या था? वसुदेव कुटुंबकम, यानी हम सब परिवार है, पूरे देश क्या है? परिवार है, जो पूरा विश्व है वो हमारा परिवार है। ठीक है, ये पॉइंट था। अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए, बांग्लादेश में लोकतंत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। मैंने शायद ये क्वेश्चंस को बता दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इग्नोर मत कीजिएगा स्टूडेंट, ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। पूरे बुक का कहा था मैंने ना, निचोड़ में बताऊंगा, पूरे बुक का ये निचोड़ रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, बांग्लादेश के लोकतंत्र पर टिप्पणी लिखना है, तो उत्तर देखिए, बांग्लादेश 1947 से 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा था। अंग्रेजी राज्य, यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी राज्य के समय के बंगाल और असम में विभाजित हिस्सों से पूर्वी पाकिस्तान का एक क्षेत्र बना था। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई युद्ध की समाप्ति पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान सेना से, यहाँ पर देखिए, जो पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, जो हमारे इधर था वो क्या है? पूर्वी पाकिस्तान, और एक उधर जो था वो क्या है? एक प्रकार से पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में। ठीक है, तो पश्चिमी पाकिस्तान जो था वो अभी प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान है, लेकिन जो पूर्वी पाकिस्तान है वो बांग्लादेश में कन्वर्ट हो गया है। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, बीच युद्ध की समाप्ति पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण तथा एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के निर्माण के साथ हुई। बांग्लादेश ने अपना, यहाँ पर देखिए, बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर उसमें अपने को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित किया। लेकिन 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन कराया और संसदीय प्रणाली की जगह यहाँ पर देखिए, जो संसदीय प्रणाली स्टूडेंट, इसमें जगह आध्यात्मिक शासन प्रणाली को मान्यता मिली। यहाँ पर देखिए, मुजीबुर रहमान ने अपनी पार्टी अवामी लीग को छोड़कर अन्य सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया। इससे तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। अगस्त 1975 में सेना ने उन्हें खिलाफ बगावत कर दी। 1975 में क्या हुआ? सेना ने उनके खिलाफ क्या बगावत कर दी, और इस नाटकीय तथा त्रसाद घटनाक्रम में शेख यहाँ पर देखिए, मुजीबुर रहमान का सेना के हाथों क्या है? मारे गए। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान जी हैं, जो है भैया, जो कि आज़ादी दिलाई थी बांग्लादेश को। ठीक है स्टूडेंट, इनकी सेना के द्वारा हत्या कर दी गई, मृत्यु कर दी गई, हत्या, हाथों से मारे गए स्टूडेंट, बस आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, और जो शेख मुजीबुर रहमान का जो पार्टी का नाम है वो अवामी लीग है। अवामी लीग बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको बताता रहता हूँ, वो चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगला देखिए 6 नंबर, यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में दलित जातियों की राजनीतिक संगठनों के विकास का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसके जो राजनीतिक संगठन है इसके विकास का हमें वर्णन करना है। तो उत्तर देखिए 1980 के दशक में दलित जातियों के राजनीतिक संगठनों का भी उभार हुआ। क्या उभार हुआ? 1978 में बाम सेफ बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन का गठन हुआ। ये सरकारी कर्मचारियों की कोई साधारण सी ट्रेड यूनियन नहीं था। इस संगठन ने बहुजन यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की राजनीतिक सत्ता की जोरदार तरफदारी की। इसी का परिवर्ती विकास दलित शोषित समाज संघर्ष समिति है, जिससे बाद के समय में बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ। इस पार्टी की अगुवाई काशीराम ने की। बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा, यहाँ पर देखिए बीएसपी जो कि बसपा, इसका एक प्रकार से वो है ना, जैसे बीजेपी का ये है ठीक है, बीजेपी, ठीक है, इस तरह से है। कांग्रेस का एक होता है हाथ वाला, ठीक है, सिंबल, इस प्रकार से इनका भी था बीएसपी। ठीक है, आप देखिए बसपा।
अपनी शुरुआती दौर में एक छोटी पार्टी थी। इसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के दलित मतदाताओं को समर्थन हासिल था, लेकिन 1989 और 1991 के चुनाव में इस पार्टी का उत्तर प्रदेश में सफलता मिली। आज़ाद भारत में यहाँ पर देखिए ये पहला मौका था कि कोई राजनीतिक दल मुख्यतः दलित मतदाताओं के समर्थन की बूते ऐसी राजनीतिक सफलता हासिल कर पाए। यानी मुख्यमंत्री बने भैया उस समय, यानी कब बने थे 1989 और 1991 के बीच में, ठीक है स्टूडेंट। 2 सालों का शायद इसमें 2-3 सालों का इसमें वो था जिसमें मुख्यमंत्री बने। कौन मुख्यमंत्री बना? एक दलित समुदाय का लोग। किसको समर्थन था भैया? दलित लोगों को, जो अनुसूचित जनजाति हैं और अनुसूचित जनजाति हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का समर्थन मिला और भैया वो सरकार बना पाई अपनी, ठीक है, बीएसपी। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये भी हो गया। मैं आपको समझाता हूँ भी, चलता हूँ ताकि आपको डिटेल में समझ में आए, ठीक है। और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, और अक्षर आपको छोटा दिख रहा है तो मैं अभी भी कह रहा हूँ रोटेट कर लीजिए, ठीक है। अगला देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर भारत की परमाणु नीति पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। जो भारत का परमाणु नीति है ना भैया, संक्षिप्त में निबंध लिखना है। उत्तर देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, इसमें पॉइंट के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। भारत ने परमाणु नीति में सैद्धांतिक तौर पर यह बात स्वीकार की कि भारत अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, लेकिन इन हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा। यानी भैया परमाणु हथियार तो अपनी सुरक्षा के लिए रखना जरूरी है, लेकिन भारत किसी देश पर पहला परमाणु हथियार नहीं प्रयोग करेगा। जब भैया कोई दूसरा उंगली करेगा अपनी भारत देश पर, तब भैया उस पर प्रयोग किया जाएगा, उस पर सब चीज़ किया जाएगा, ठीक है, लेकिन पहले नहीं किया जाएगा। क्योंकि भैया भारत को भी आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान और जब भारत का युद्ध होता है तो पाकिस्तान जब उंगली करता है तब भारत करता नहीं। ये नहीं है कि पाकिस्तान शांत है और भारत जाकर आक्रमण कर दे, ऐसा नहीं करता है। हम लोग वो शांत स्वभाव के लोग रहते हैं ना स्टूडेंट। देखिए दूसरा है, भारत निशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध है ताकि परमाणु हथियार से मुक्त विश्व की रचना हो सके, ठीक है स्टूडेंट। तीसरा पॉइंट इसमें, पंडित नेहरू ने आधुनिक भारत बनाने के लिए विज्ञान और तकनीकों को हमेशा प्रोत्साहन दिया। तकनीकों को क्या है? हमेशा प्रोत्साहन दिया। उदाहरण 1940 में होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में परमाणु कार्यक्रम के लिए प्रयास किए गए, ठीक है। अगला पॉइंट है यहाँ पर 4 नंबर। देखिए भारत परमाणु हथियारों के विरुद्ध था, अतः महाशक्तियों के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण पर जोर दिया। भारत ने एनपीटी क्या होता है यहाँ पर देखिए, एनपीटी, ठीक है। इसके बारे में मैंने फुल फॉर्म भी बताया स्टूडेंट, कमेंट में बताइएगा इसका फुल फॉर्म, मुझे अभी प्रेजेंट टाइम में मैं भूल चुका हूँ। एनपीटी परमाणु अपसार संधि इसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है, को हमेशा भेदभावपूर्ण माना और इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। यानी भैया परमाणु अपसार संधि होता है कि भैया आप परमाणु नहीं रख सकते, ठीक है। इसका विरोध होता है कि भैया आप परमाणु नहीं रख सकते, ठीक है। इस पर आपको परमाणु हथियार भी हैं, ठीक है, आपके देश में परमाणु हथियार भी आपने बना लिया है, लेकिन आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते, इस पर आप हस्ताक्षर कर दिए। तो देखिए भैया भारत ने हस्ताक्षर मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, ठीक है। 5 नंबर पॉइंट है कि मई 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। इसे देखिए, इसे उसने शांतिपूर्ण परीक्षण करार दिया और परमाणु शक्ति को केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयोग करने पर जोर दिया। अब भैया आप लोग बताइए कि देखिए मई 1974 में कहाँ पर हुआ था परमाणु परीक्षण? भैया मई 1974 में कहाँ पर हुआ था? पोखरण में, ठीक है, पोखरण में हुआ था, जो कि राजस्थान के पोखरण में परमाणु की एक प्रकार से परीक्षण किया गया था, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट स्क्रीन पर कि 1947 में भारत के विभाजन के परिणामों की विवेचना कीजिए, ठीक है। 1947 में भारत के विभाजन का परिणाम, 1947 में आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ, ठीक है, हमको आज़ादी मिली। तो भारत के विभाजन के परिणामों की इसकी विवेचना करना है, ठीक है। तो उत्तर देख लेते हैं। देखिए सन 1947 में भारत विभाजन के कारण बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जानी हुई थी। आबादी का यह हस्तांतरण यहाँ पर देखिए आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा था और मजबूत, यहाँ पर देखिए जबूर हुई। मानव इतिहास के अब तक ज्ञात सबसे बड़े हस्तांतरणों में से ये एक था, ठीक है। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा। लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहर में सांप्रदायिक अखाड़े में
परिवर्तित हो गए। जिन इलाकों में ज़्यादातर हिंदू अथवा सिख आबादी थी उन इलाकों में मुसलमानों ने अपना छोड़ दिया। यानी जिस इलाकों में, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या बात हो रही है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। और क्वेश्चंस आएगा जब आप लोग क्वेश्चंस को स्टूडेंट समझे रहेंगे, यानी हमारे बताए गए तरीकों को और हमारी बातों को सुनकर समझे रहेंगे क्वेश्चंस को, तो इसका आंसर आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। एग्जामिनर ये नहीं कहता कि आप भैया क्या है किताबी वाला ही इसका आंसर दीजिए, सटीक आंसर किताब का ही दीजिए, वही मुझे चाहिए, वो नहीं। वो एग्जामिनर को चाहिए कि आप उसको कितना अच्छा समझा सकते हैं, कितना अच्छे से उसको बता सकते हैं अपनी भाषा में, वो प्रेफर करता है और अच्छे नंबर उसी को देता है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। ठीक इसी तरह मुस्लिम बहुत आबादी वाले इलाकों में हिंदू और सिख नहीं गुजरते थे। लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हुए। वे सीमा के, यहाँ पर देखिए सीमा के एक दूसरे ओर, यानी जैसे पाकिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश, नेपाल, चीन, इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर देखिए श्रीलंका, तो वे सीमा के एक ओर से दूसरी ओर आ गए और इस क्रम में लोगों को बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। दोनों ही ओर अल्पसंख्यक अपने घरों से भाग खड़े हुए और अक्सर अस्थायी तौर पर उन्हें शरणार्थियों शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा क्वेश्चन था 8 नंबर के। 1947 में भारत विभाजन का परिणाम क्या हुआ, इसके बारे में मैंने समझा दिया है। आप लोग हमारी बातों को सुनकर भी समझ सकते हैं प्रश्न के उत्तर को। ठीक है, कोई वो नहीं है। उसके बाद में देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर थोड़े बड़े बड़े में इसका आंसर मैं दे रहा हूँ। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देश के सामने खड़ी सुरक्षा की चुनौतियाँ यहाँ पे देखिए यूरोपीय दूसरों के मुकाबले विशिष्ट थी, समझाइए। ठीक है, उत्तर देखिए एशिया और अफ्रीका के, यहाँ पे देखिए थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। हाँ, ये देखिए एशिया और अफ्रीका के देशों के सामने खड़ी सुरक्षा की चुनौतियाँ यूरोपीय देशों के मुकाबले 2 अर्थों में विशिष्ट थी। पहला, इन देशों को अपने पड़ोसी देश से सैन्य हमले की आशंका थी। दूसरा, इन्हें अंदरूनी सैन्य संघर्ष की भी चिंता थी। इन देशों को सीमा पार से खतरा था। क्या सीमा पार से खतरा तो था ही, खासकर पड़ोसी देशों, यहाँ पर देखिए पड़ोसी देशों से, साथ ही भीतर से भी खतरे की आशंका थी। अनेक नव स्वतंत्र देश संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ अथवा औपनिवेशिक ताकतों से कहीं ज़्यादा अपने पड़ोसी देशों से आशंकित थे। इनके बीच न सीमा रेखा और भू क्षेत्र अथवा आबादी पर नियंत्रण को लेकर ये यहाँ पर देखिए ये एक एक करके सभी सवालों पर झगड़े हुए। अलग राष्ट्र बनाने पर क्या है, तुल गए भैया, एक प्रकार से कहते हैं ना डट जाना। तुले अंदर के अलगाव, यहाँ पर देखिए अलगाववादी आंदोलनों से भी इन देशों को खतरा था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 9 नंबर, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं कहता हूँ लिख लीजिए। ठीक है, नहीं तो आप अपने क्वेश्चन बैंक में टिक लगा लीजिए। ठीक है, बुक और क्वेश्चन बैंक में जैसा कि मैंने बताया बहुत बड़े बड़े नहीं होता है और इतना आंसर हमें देने की आवश्यकता नहीं है बोर्ड एग्जाम में। तो 9 नंबर क्वेश्चन भी हो गया है। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर। यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे के पक्ष में अपना तर्क दीजिए। ठीक है, हमें अपना क्या है, तर्क देना है। उत्तर देखिए, भारत के नागरिक रूप में मेरा मानना है कि भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने शायद आपको बता दिया स्टूडेंट, कितने बताया है मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये देखिए 4था नंबर क्वेश्चन से रिपीट हो गया स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ 10 नंबर क्वेश्चन को। इसको आप लोग समझ लीजिएगा। 4था नंबर क्वेश्चन में मैंने इसका आंसर बता दिया है। ठीक है स्टूडेंट, 4थे नंबर क्वेश्चन में। अब चलिए देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के संदर्भ में विकासशील देशों में राज्य की बदलती भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। ठीक है, इसका आलोचनात्मक हमें क्या करना है, मूल्यांकन करना है। तो उत्तर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये देखिए, वैश्वीकरण ने पूरी दुनिया को एक छोटे घड़े का रूप दे दिया है। बहुराष्ट्रीय निगमें पूरे विश्व में पैर पसार चुकी है। वैश्वीकरण के कारण राज्यों की भूमिका में निम्न परिवर्तन आए हैं। तो जो राज्यों का भूमिका में क्या आए हैं स्टूडेंट, निम्न परिवर्तन
आए हैं। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहला पॉइंट है वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता यानी सरकारें के कार्य, यहाँ पर देखिए सरकारें के कार्य करने की ताकत में कमी आई है। विश्व भर में कल्याणकारी राज्य की धारणा अब पुरानी पड़ गई है और इसका स्थान न्यूनतम हस्तक्षेपी राज्यों ने ले लिया है। इनका जो स्थान है न्यूनतम जो हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले लिया है। दूसरा पॉइंट इसमें राज्य के कार्य सीमित हो गए हैं, जैसे कानून और व्यवस्था को बनाए रखना और अपने नागरिकों की रक्षा करना अब राज्य ने लोक कल्याणकारी कार्यों से अपने हाथ खींच लिए हैं, जिनका लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक विकास होता था आज बाजार आर्थिक और सामाजिक पहल पर निर्भर है। ठीक है स्टूडेंट, तीसरा पॉइंट देखिए इसमें वैश्वीकरण से हमेशा राज्य की ताकत में कमी नहीं आती। राजनीतिक समुदाय के आधार के रूप, यहाँ पर देखिए आधार के रूप में राज्य की प्रधानता को आज भी चुनौती नहीं मिली है। इस अर्थ में आज भी राज्य प्रमुख है। राज्य कानून और व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अनिवार्य कार्य को पूरा कर रहे हैं। जहां उनकी मर्जी नहीं है वहां से पैर पीछे खींच रहे हैं। इस संदर्भ में राज्य आज भी महत्वपूर्ण है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें 3 पॉइंट हैं जो कि बहुत ही पावरफुल पॉइंट हैं, जो कि 11 नंबर क्वेश्चंस को बताते हैं कि वैश्वीकरण के संदर्भ में विकासशील देशों में राज्य की बदलती भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन क्या है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट मैंने 11 टोटल 10 क्वेश्चन बताए, क्योंकि जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो चौथे नंबर क्वेश्चन में उसका आंसर मैंने दे चुका हूँ। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर को आप लोग तैयार कर लीजिए। काफ़ी रिसर्च से इन सभी क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। पार्ट 1 का वीडियो है, इसके बाद में हमारा पार्ट 2 का वीडियो आएगा, उसमें भी मैं महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न सहित उत्तर बताऊंगा। ठीक है, और यदि आप लोगों ने हमारा महातांडव क्लास नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। ठीक है, नहीं तो मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा, नहीं तो चैनल पर आप सर्च कीजिएगा या यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा क्लास 12 नागरिक शास्त्र महातांडव क्लास बाय शिवम स्टडी नॉलेज। आपको वो वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने सारे बुक का यानी पूरे बुक का पूरा निचोड़ मैंने बताया उस वीडियो में। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नया वीडियो लेकर। जय हिंद।